नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलन। सतीश पूनिया के बयान को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों क्षेत्रों में आश्चर्य है। पूनिया ने परसों उदयपुर में दिया था एक बेहद महत्वपूर्ण बयान और राज्य में कांग्रेस सरकार गिरने की स्थिति में मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने का बयान दिया था। पूनिया के बयान के अगले ही दिन गुलाबचंद कटारिया ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। पूनिया का बयान है इस बारे में बीजेपी की नई रणनीति का संकेत। दरअसल 4 महीने पहले पायलट की बगावत के समय सरकार गिरने की स्थिति में पायलट की थी सीएम बनने की संभावनाएं। बीजेपी के आउटसाइड सपोर्ट से कम 6 महीने के लिए सीएम बनने की संभावना थी। फिर गहलोत द्वारा पायलट की बगावत को विफल किए जाने के बाद से पायलट हुए थे सीएम की रेस से बाहर और सरकार गिरने की स्थिति में गजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री बनाने की बात सामने आई। उस समय जयपुर और दिल्ली में किसी भी बीजेपी नेता ने नहीं दिए थे मध्यावधि चुनाव के कोई संकेत, लेकिन अब सतीश पूनिया के बयान ने दिखाई बीजेपी की नई रणनीति। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक पूनिया के इस बयान से कांग्रेस के असंतुष्टों और दूसरी ताकतों को भारी झटका लगा है, क्योंकि अगर ये सभी लोग मिलकर सरकार गिरा देते हैं तो फिर सरकार गिराने वालों में से कोई नहीं बन पाएगा मुख्यमंत्री और उस सूरत में राज्य में मध्यावधि चुनाव होंगे। इस प्रकार पूनिया के बयान ने भाजपाई क्षेत्रों और मुख्यमंत्री के संभावित उम्मीदवारों के मन में जबरदस्त हलचल मचा दी और अब इस तरह राजस्थान में अंदरूनी या कहें कि बाहरी ताकतों द्वारा गहलोत सरकार को गिराने के षड्यंत्र की संभावनाएं बहुत ही क्षीण हो चली है। वहीं गहलोत 8 सिविल लाइंस पर बैठकर बना रहे अगले 3 सालों के गुड गवर्नेंस का रोडमैप। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर रैली को लेकर बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ दी ट्रैक्टर रैली की इजाजत। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने केंद्रीय सुरक्षा बलों को पत्र लिखा और कहा कि गणतंत्र दिवस की सुरक्षा में जो कर्मी तैनात हैं वो तुरंत आदेश पर कानून व्यवस्था के लिहाज से एक जगह से दूसरी जगह जाने को तैयार है। किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा भी है। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ की आशंका जताई गई और कहा गया कि पाकिस्तान में 308 नए ट्विटर हैंडल हैं ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी फैलाने के लिए जिनको बनाया गया है। ट्रैक्टर रैली टीकरी, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश करेगी। सिंघू बॉर्डर से अपनी जगहों पर वापस लौट जाएगी। कंजावाला, भवाना, ओचंडी, केपीएम एक्सप्रेस वे से ये रैली गुजरेगी। ये बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी का एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवकों, कलाकारों से संवाद। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले पहले ही संवाद किया और कहा कि गणतंत्र दिवस की परेड दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जीवंत करने वाले हमारे संविधान को नमन करते हैं। 26 जनवरी को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमें देश की आजादी के लिए अपना वर्चस्व न्यौछावर करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हमें देश में अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करने का मौका जरूर मिला है। हम देश के लिए जो भी अच्छा कर सकते हैं, भारत को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं, करते रहना चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूं कि आगे आएं और कोरोना वैक्सीन को लेकर गरीबों, आम लोगों के बीच सही जानकारी पहुंचाएं। हमें अफवाह फैलाने वाले हर सिस्टम को खत्म करना है, हर सिस्टम को हराना है। वहीं राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर असमंजस बरकरार है। कांग्रेस आलाकमान में असमंजस है। जयपुर से किसी ने आलाकमान को समझा दी ये बात कि राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार होते ही सरकार संकट में आ सकती है, क्योंकि बोर्ड चेयरमैन या फिर मंत्री ना बनने से असंतुष्टों की संख्या संतुष्टों से ज्यादा हो सकती है और इस संभावित राजनीतिक अस्थिरता का लाभ बीजेपी उठा सकती है, जो काफी समय से सरकार के गिरने का इंतजार कर रही है। इसलिए अब राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल फेरबदल का काम टलने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। कम से कम अगले 3 महीनों के लिए टालने के आसार हैं। ऐसे में क्या होगा? अजय माकन की 7 दिसंबर की घोषणा का माकन ने की थी 31 जनवरी तक राजनीतिक नियुक्तियों का काम पूरा करने के बाद, लेकिन अब बदलते राजनीतिक हालात में लंबे समय के लिए यह सारा काम टल गया है। अब आलाकमान के सामने एक यश प्रश्न है, आखिर कैसे पूरा होगा पायलट को दिया गया आश्वासन?
राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल में पायलट कैंप के लोगों के हिस्सेदारी का आश्वासन जो दिया गया था उसका क्या होगा? आज सचमुच जयपुर और दिल्ली में किसी के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं। और अब बात करते हैं नेपाल में आए सियासी भूचाल की। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी से बाहर हुए प्रधानमंत्री केपी ओली, पार्टी ने केपी शर्मा ओली की सदस्यता तक रद्द कर दी है। ओली के खिलाफ बुलंद हो रहे बगावत के सुर और प्रचंड ने ओली के खिलाफ शुक्रवार को प्रदर्शन भी किया था। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने काठमांडू में निकाली थी सरकार विरोधी रैली और ओली की प्राथमिक सदस्यता तक रद्द कर दी। वहीं इन दिनों जरा सुस्त हैं टाइगर साहब। जयपुर कमिश्नरेट में तैनात है साहब और जयपुर के पास के जिले में जब साहब का हुआ करता था शहर में तबादला, तब साहब की कार्यप्रणाली में था अलग ही जोश और जुनून। लेकिन समय बीतने के साथ ही साहब पर छा गई सुस्ती। माथत भी अब करने लगे ये बात कि इतना समय बीत जाने के बाद भी वो नहीं समझ पाए साहब की कार्यप्रणाली को। अलबत्ता बेहद ईमानदार और बेदाग छवि के माने जाते हैं ये टाइगर साहब। वहीं जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरिओम बम बने जय क्लब के नए अध्यक्ष, मनोज दासोत बने जय क्लब के सेक्रेटरी, प्रकाश अजमेरा बने जय क्लब के उपाध्यक्ष। करीब आधा दर्जन से ज्यादा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स चुने गए हैं। इस दौरान अशोक कुमार बैद, पंकज बाला, प्रदीप चुगानी, अशोक जैन, सुनील मित्तल, राजीव नागौरी, डॉक्टर जीएल शर्मा और डॉक्टर राजीव लोचन को चुना गया है। ये हम कार्यकारिणी बता रहे हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के नाम बता रहे हैं, क्योंकि जो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, हरिओम बम बने हैं जय क्लब के अध्यक्ष और मनोज दासोत जय क्लब के सेक्रेटरी बनाए गए। और अब बात करते हैं, जालसाज ने बदला उद्धव का आदेश। जालसाजी के जरिए मुख्यमंत्री के आदेश को ही बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री के सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर के ऊपर की लाल शाही से टिप्पणी की गई और महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने दिए थे विभागीय जांच के आदेश। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के खिलाफ भ्रष्टाचार में विभागीय जांच के आदेश दिए थे। जालसाज ने लिखा, इस इंजीनियर के खिलाफ जांच बंद कर देनी चाहिए, जबकि बाकी इंजीनियर्स के खिलाफ जांच जारी रहेगी। मामला जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़ा हुआ है। पूर्व बीजेपी सरकार ने दिए थे कई पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स के खिलाफ जांच के आदेश। पूर्व बीजेपी सरकार के आदेश को उद्धव सरकार ने गंभीरता से लिया। मामले पर कार्रवाई के लिए पीडब्ल्यूडी ने फाइल को भेजा था मुख्यमंत्री के पास। जालसाजी के खुलासे के बाद पीडब्ल्यूडी ने सीएम ऑफिस को दोबारा फाइल भेज दी और पीडब्ल्यूडी मंत्री ने इस विशेष फाइल को दोबारा मुख्यमंत्री क्रॉस चेक के लिए भेज दिया। जब उस कॉपी से इस फाइल की मिलान की गई तो अधिकारी हैरान रह गए। जब मरीन ड्राइव थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, वहीं बीजेपी ने किया कटाक्ष और कहा कि सीएम का दफ्तर भी सुरक्षित नहीं। बात करते हैं मध्य प्रदेश में शिवराज की तबादला सरकार की। शिवराज सरकार द्वारा 10 महीने यानी कि 300 दिन में 3000 से ज्यादा तबादले किए गए हैं। इनमें 80 से 90% कलेक्टर्स के तबादले किए गए हैं। 187 आईएएस और 160 आईपीएस अब तक इधर से उधर कर दिए गए। सबसे ज्यादा तबादले स्कूल शिक्षा विभाग, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में किए गए। स्कूल शिक्षा विभाग की बात की जाए तो स्कूल शिक्षा विभाग में 400, उच्च शिक्षा में 200, वन विभाग में 300 तबादले किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग में 70 नए पद स्थापन किए गए हैं। वहीं नगरीय विकास विभाग में 400, पंचायती एवं ग्रामीण विकास में 500 तबादले किए गए। कृषि विभाग में 100 और पुलिस विभाग में 400 से ज्यादा तबादले किए गए। वहीं बात अगर स्वास्थ्य विभाग की जाए तो स्वास्थ्य विभाग में 190, परिवहन विभाग में 50 से ज्यादा तबादले अभी तक किए जा चुके हैं। महंगाई, अर्थव्यवस्था और किसान आंदोलन को लेकर अजय माकन की प्रेस वार्ता हुई और इस दौरान एआईसीसी में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार में महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर के दाम बेहताशा बढ़ रही है। माकन ने केंद्र सरकार से
मांग की है और मांग दरअसल ये की कि एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को वापस लिया जाए। केंद्र सरकार आम आदमी के हित में तत्काल ये फैसला ले। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम कम होने के बावजूद बोझ जो है वो आम आदमी पर लादा जा रहा है। अर्थव्यवस्था का बंटाधार मोदी सरकार कर चुकी है। इस दौरान सरकार से यह भी पूछा कि एक्साइज से कमाए गए 20 लाख करोड़ रुपए कहां पर चले गए। आज सेना के जवान और सरकारी कर्मचारियों के पीए में कटौती की जा रही है। आज छोटा कारोबारी पिस रहा है, किसान आत्महत्या को मजबूर है, बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। अजय माकन ने मोदी सरकार पर सीधे सीधे हमले किए। 26 जनवरी को किसानों के साथ कांग्रेस की भी ट्रैक्टर रैली होगी। हर विधायक को बाकायदा इसके लिए टारगेट दिया गया है। हर विधायक को 100 ट्रैक्टर के साथ पहुंचने का टारगेट दिया गया है। ट्रैक्टर रैली में कांग्रेस का झंडा नहीं लगाने के निर्देश साफ तौर पर दिए गए ताकि ये पूरी ट्रैक्टर रैली राजनीतिक रैली का रूप ना ले, किसानों के समर्थन में दिखाई दे। और इसके लिए झंडा तो लगेगा, लेकिन वो कांग्रेस का नहीं बल्कि हर ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा लगाने की बात की गई। रैली में शामिल होने राहुल गांधी भी शाहजहांपुर बॉर्डर आ सकते हैं। 6 जिलों के विधायकों, जिला प्रभारियों और नेताओं को निर्देश दिए गए हैं। ये 6 जिले कौन कौन से हैं ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल बॉर्डर इलाके से लगते हुए जिले हैं जिनमें अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जयपुर जिले के नेताओं को टारगेट दिया गया है। कल शाम तक ट्रैक्टर लेकर कोटपुतली पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। 26 जनवरी को सुबह कोटपुतली से ट्रैक्टर रैली लेकर शाहजहांपुर बॉर्डर रवाना हुआ। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस हर मोर्चे पर किसानों के साथ खड़ी है। राजस्थान के किसान भी ट्रैक्टर के साथ कूच करेगा। 25 जनवरी को राजस्थान से जाएंगे और 26 को ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे। सबके बीच में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कब तक कानूनों को रखा जा सकता है होल्ड। सरकार के 1.5 साल रोकने के प्रयास भी विफल साबित हुए, जबकि सरकार को पूरी उम्मीद थी कि किसान इस पर राजी हो जाएंगे, यानी कि किसान मान जाएंगे, प्रदर्शन खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसान तीनों कृषि कानून रद्द करने पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों ने कानूनी पहलुओं की भी बाकायदा समीक्षा की और कानूनी सलाह दे रहे हैं दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण। उन्होंने भी इस पर आशंका जाहिर की। जब सरकार अध्यादेश या कानून के जरिए रोक लगाती तो इस पर रोक लगाना आसान होता और सरकार राजी हो जाती तो उसे कानून को निरस्त करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब न्यूज ब्लास्ट में बात करते हैं संडे CIC गपशप की। दरअसल मेवाड़ की सियासत में CP वर्सेस CP चल रहा है। कांग्रेस के CP को चुनौती के लिए बीजेपी का CP कार्ड। चित्तौड़ सांसद CP जोशी को बीजेपी कोर कमेटी में लेने के यही अर्थ लगाए जा रहे हैं। बीजेपी मेवाड़ में नया ब्राह्मण क्षत्रप खड़ा कर रही है। बीजेपी की नई रणनीति नाथद्वारा के क्षत्रप को चुनौती देने की। सधे कदमों से बीजेपी के युवा CP जोशी आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के डॉक्टर CP जोशी की तरह बनने में अभी बहुत वक्त लगेगा। भावी विधानसभा उपचुनाव भविष्य की कहानी लिख सकते हैं। सहाड़ा और राजसमंद में ब्राह्मण राजनीति देखी जा सकती है। और अब बात करते हैं बीजेपी नेता अरुण सिंह के बयान की। उन्होंने कहा कि अगले CM का चेहरा कौन होगा कौन नहीं होगा ये निर्णय बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ही लेगा। उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र में हमने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रखा, इसीलिए राजस्थान में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा होगा या नहीं होगा ये भी बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगा। पार्टी में मतभेद हो सकता है, लेकिन बीजेपी में मनभेद नहीं है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री की अगले चेहरे से जुड़े सवाल पर कहा कि किसी ने ये नहीं कहा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। हमने नहीं सुना ये किसी नेता ने ऐसा बोला। अब कोई सोशल मीडिया कह रहा है तो मैं क्या करूं। बीजेपी के सभी बड़े नेता आएंगे उपचुनाव प्रचार में। पॉलिसी डिसीजन है, केंद्रीय नेता उपचुनाव में प्रचार नहीं करते। वहीं राजसमंद चुनाव प्रचार में किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति की एंट्री हुई। पूरे जोश के साथ दीप्ति माहेश्वरी प्रचार के अंदर भी जुट गई है। वार्डों में प्रत्याशियों के साथ चुनाव प्रचार वो कर रही हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार भी इसके बाद गर्म होने लगा है। राजसमंद बीजेपी के एक खेमे में भी
फुसफुसाहट तेज हो चली। और अब बात उस सवाल की कि आखिर कैसे चूक गया राजस्थान सरकार का जीएसटी विभाग, क्योंकि वैशाली में एक बड़े मामले के अंदर ये चूक कैसे हुई। राजस्थान जीएसटी की निष्क्रियता के कारण केंद्रीय जीएसटी विभाग ने मैदान मार दिया। वैशाली नगर में पकड़ी 1004.34 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी। प्रकरण में कर्ता धर्ता विष्णु गर्ग सहित अब तक हो चुकी 5 गिरफ्तारियां। अब इस प्रकरण से जुड़े जानकार सूत्रों ने खुलासा किया है और कहा कि राज्य जीएसटी के अफसरों की मिली भगत और लापरवाही से केंद्रीय जीएसटी ने बाजी मार दी। लगभग 1 महीने पहले राज्य के एंटी इवेजन के अफसरों को पूरी सूचना मिली थी। वैशाली नगर के बड़े मामले की सूचना मिली थी, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठे राज्य के जीएसटी के अफसरों की वजह से ऐसा हो गया। और इस बीच 3 दिन पहले सेंट्रल जीएसटी ने छापा मारा। 1004.34 करोड़ की कर चोरी को पकड़ा गया। क्या मुख्यमंत्री गहलोत करवाएंगे इस सारे स्कैंडल की जांच, ताकि ये पता चले कि अगर स्टेट जीएसटी ने कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं। सवाल यह भी है कि ड्यूटी टाइम में आखिर क्यों हो रही विदाई समारोह करें, लेकिन कार्यालय समय के बाद कार्मिक विभाग ने 20 नवंबर 2007 यानी कि लगभग 13 साल पहले एक आदेश जारी किया था और कहा था कि ड्यूटी समय या कार्यालय समय में सेवानिवृत्ति समारोह होते हैं, जिससे राजकार्य में बाधा उत्पन्न होती है और राज्य सरकार की छवि के प्रति विपरीत संदेश भी जाता है। एचओडी को यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया था कि ऐसे समारोह कार्यालय बंद होने के बाद किए जाए, लेकिन अभी भी बात चाहे स्थानांतरण की हो, सेवानिवृत्ति हो, उसके बाद के समारोह बाकायदा ड्यूटी आवर्स में हो रहे हैं। हाल ही में सीनियर आईएएस जब इंदिरा गांधी नहर मंडल से विदा हुए तब भी ड्यूटी समय में विदाई की चर्चाएं रही। सचिवालय में सीनियर डीएस जब रिटायर हुए तब भी ऐसा ही हुआ। ऐसे में क्या हनुमान जैसे डीओपी को याद दिलानी होगी अपनी शक्ति, ताकि वो इसकी पालना के लिए रिमाइंडर जारी कर सके। और बात करते हैं गलियों का मोह ऐसा कि छूटता नहीं। किस्सा ब्रिज क्षेत्र के जिले में लगे एक अफसर का। यातायात महकमे के इन साहब का लंबे समय बीता एक ही जिले के अंदर। इनके नजदीकी विधायक रहे, ऐसे में ट्रांसफर हुआ नहीं। इस बार विधायक हारे तो नई सरकार ने हाड़ौती फेंक दिया। साहब के रिटायरमेंट में अब चंद महीने बचे हैं और ऐसे में साहब ने गठजोड़ बिठा लिए हैं और वापस अपने घर पहुंच चुके। साहब ने चैन की सांस ली कि अब गृह जिले में रिटायर। क्या वाकई में इस वक्त सरकार के कान पकड़ हाथ में दे देते बाल ठाकरे? ये सवाल खड़ा हुआ क्योंकि बाला साहेब ठाकरे के जन्मदिन पर मुखपत्र सामना में लेख आया। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने ये लेख लिखा और जिक्र किया, और जिक्र करते हुए बाला साहेब के व्यक्तित्व का जिक्र किया। किसान आंदोलन, कर्नाटक संघ सीमा विवाद, मराठी अस्मिता का जिक्र किया। बाला साहेब के बहाने शिवसेना का मोदी सरकार पर यह जबरदस्त तंज भी रहा। लिखा गया कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार के कान पकड़कर हाथ में देने के लिए बाला साहेब होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इन 5 राज्यों में नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा? बात हम करें पश्चिम बंगाल के, असम की, तमिलनाडु के पुडुचेरी और केरल की, जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालिया सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अब तक बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा भी हो रहा है। मोदी मैजिक की दम पर लगातार सत्ता के सिंहासन तक बीजेपी पहुंच भी रही है। हालांकि किसान आंदोलन मोदी सरकार के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। असम में जीत, बंगाल में मिल सकती कड़ी टक्कर, तमिलनाडु में मैजिक फीका होने और केरल में पी विजयन का दबदबा दिखाई दे रहा है। और अब बात करते हैं सांसद साक्षी महाराज के विवादित बयान की। वैसे वो विवादित बयान देते रहते हैं। इस बार उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने करवाई नेताजी की हत्या, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र की हत्या कांग्रेस ने करवाई, ऐसा बयान दिया। नेताजी की लोकप्रियता के आगे नेहरू गांधी कहीं नहीं ठहरते थे। कांग्रेस ने साक्षी महाराज पर कार्रवाई की मांग की तो साक्षी महाराज ने बयान को लेकर सफाई दी और कहा कि बयान निजी है, पार्टी का इससे कोई लेना देना। वहीं एक और बयान आया और कहा गया कि पक्के हिंदू थे मेरे पिता सुभाष चंद्र बोस। दरअसल जर्मनी में रहने वाली बेटी ने कहा कि सभी धर्मों का करते थे सम्मान। नेताजी की जयंती पर बीजेपी और टीएमसी
में दिखा मतभेद। नेताजी की बेटी अनीता बोस का ट्विटर हैंडल पर वीडियो संदेश आया और कहा कि मेरे पिता पक्के हिंदू थे, लेकिन वो अन्य धर्मों का भी बराबर सम्मान करते थे। मेरे पिता ने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया। इनमें इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य, उनके दोस्त शामिल थे। नेताजी चाहते थे कि भारत आधुनिक होने के साथ ही विश्व में सबसे आगे हो।